चालू करो। अपीलिए अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अपील इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल मामलों अपील इन द सिविल मैटर। तीसरी अपील क्या है? अपील और चौथी प्रकार की अपील थी इसको बात दी गई है क्या इसे बोलते हैं? अपील स्पेशल लीव पिटीशन। इसकी हम लोग बात करेंगे, इसको थोड़ा समझना है। भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है अपीलीय जुडिक्शन है। तो चार प्रकार से यहां और इनके खिलाफ यहां पर अपील, इसको इसको और इस थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जो एसएलपी होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। इसका मतलब क्या होता है? एक एक लिस्टिंग होती है, तो में होती है। थोड़ा इसके इसके बारे में विशेष इजाजत, अब इसको थोड़ा सा हम बोलते हैं या ठीक है। तो ये विशेष
इसको भी चलाते। सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर भी सकती, तो जुडिक्शन ऑफ द एसएलपी अकॉर्डिंग डिस्क्रिशनरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट। अर्थात सुप्रीम कोर्ट सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता। एसएलपी को जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई भी मामला बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर, अगर हाई कोर्ट ने किसी राज्य सरकार के खिलाफ है और वो मामला, तो वहां पे आप जाओगे। तो अगर कोई भी मैटर, कोई भी मामला जो है, कोई भी मैटर है बहुत गंभीर नेचर का है, जिसे बोलते हैं असाधारण, उसको या बहुत ही गंभीर में एग्जाम, गंभीर मामला जिस जरूरी है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जब अखिलेश सरकार की थी और अखिलेश जी यहाँ के सीएम थे, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था उसको रद्द कर दिया था कि इनका समायोजन गलत हुआ है। तो उस दिन काफी बच्चे लखनऊ आ गए और हम कुछ भी कदम उठाने के लिए तैयार है, यहां तक सुसाइड भी कर सकते हैं। मामला बहुत सीरियस था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके समाज कर दिया।
तो क्या हुआ, फौरन उसी रात में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कुछ अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट दाखिल करो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई मैटर तो उसकी लिस्टिंग होती है, जब समय आएगा तब उसकी सुनवाई। लेकिन कोई भी अगर मामला बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है, उसके नेचर को देखते हुए, तो सुप्रीम और रात में सुनने के लिए तैयार हो जाए, रात में ही उस पर स्टे कर दे। और क्या हुआ, दूसरे दिन जब सुनवाई हुई तो फौरन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे, तब तक जो है आप इस पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है ये एसएलपी के मामले, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट, अगर ये दोनों कोर्ट है किसी मामले में, चाहे सिविल मामला हो चाहे क्रिमिनल मामला हो, उस मामले कोई डिसीजन करते हैं या सिविल मामलों में कोई डिक्री देते हैं, तो उन निर्णय वो सुन भी सकता है और सुनने से इनकार भी कर सकता है कि नहीं प्रॉपर, अभी हम इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर कोई सैनिक न्यायालय, समझा है, कोई जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल वह होती हैं जो न्याय जो तीनों सेनाओं में, तो अगर इनकी सर्विस कंडीशन को कोई, सेवा शर्तों का कोई मामला है, आएंगे, ठीक है। तो अगर किसी सैनिक कोर्ट उस मामलों की सुनवाई एसएलपी के अंतर्गत नहीं कर सकते। इफ एनी डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट मार्शल, सैनिक कोर्ट आर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल। जैसे लखनऊ में आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बना हुआ है, और उत्तर प्रदेश के जो भी सैनिक हैं, इनका कोई भी सर्विस कंडीशन का कोई भी मामला है तो वो ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हैं। तो अगर आर्म फोर्स ने कोई डिसीजन दिया है या किसी सैनिक न्यायालय, जिसे बोलते हैं आर्म फोर्स, इफ एनी डिसीजन गिवन बाय द नॉट चैलेंजिंग टू द एसएलपी, अर्थात नॉट चैलेंजिंग टू द एसएलपी, सैनिक न्यायालय और न्यायाधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को जो है नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं कर सकता। अच्छा, औशिष्ट समझते हो, नहीं समझते?
औसित शक्ति समझते हो, ये पावर ऑफ एसएलपी टू द सुप्रीम औसित शक्ति है। औसित का मतलब है हाई कोर्ट नहीं कर सकता। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट, देखा होगा यूपीएससी के एग्जाम में तो स्टेटमेंट आता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बन सकता है कि विशेष इजाजत जो अपील है सकती है। दूसरा अगर सही बनाए, दूसरा है के द्वारा दिए गए निर्णय की जा सकती है। क्लियर, सही बनाना होगा तो सही, गलत बनाना होगा फॉर द जुडिशरी। क्लियर, समझ में आ गया ये? तो इस प्रकार से उसको, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पे ऐसा भी लिख सकता है कि एसएलपी की पावर जिस प्रकार सुप्रीम, उसी तुम लोग बच्चों इसमें एडमिशन तुम लोगों को यूपीएससी में कौन सर ने, हम लोग बात कर रहे थे, जीएस का हमारा टॉपिक था इंडियन, भारत में जो एपेक्स कोर्ट है दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन सी कोर्ट है, हाई कोर्ट है। अगर हाई कोर्ट में कोई मामला जाता है, जैसे सिविल मामला है, प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, या आपराधिक मामला है, वो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में किस किस प्रकार की अपील की जा सकती है, किस किस प्रकार के मामलों की अपील सुप्रीम कोर्ट में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। लोग सुप्रीम कोर्ट के पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब लिखना है, लिख लिया तुम लोगों ने, लिख लिया, लिखना हो तो लिख सकते। अब अगली पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग बात करेंगे। अगली पावर लिख लो, एडवाइजरी, एडवाइजरी जूरिसडिक्शन, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सर्वोच्च क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्र। इसका मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है?
बारे में कोई क्वेश्चन उठाया गया, फैक्ट ऑफ द लॉ, कानून मतलब इसका अर्थ है किसी प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ द यह फैक्ट है उस संदर्भ में, और वो प्रश्न पब्लिक इंपॉर्टेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये संवैधानिक है कि नहीं है, और उस क्वेश्चन में कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का है। सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडवाइस ले सकते, लेकिन क्वेश्चन आए नहीं, देखिएगा अब ये उस पर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शंकर दयाल शर्मा, तो उन्होंने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के बाद उसको देने से इनकार भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर निर्भर एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी, क्लियर। अब एक चीज और है, समझिएगा यहां, अगर एक चीज और है, हमारा जब संविधान लागू हुआ हीरा के दौरान कई प्रकार के निगोशिएशन हुए थे, कई प्रकार के हमने एग्रीमेंट किए थे, होते हुए थे, कई प्रकार की संधियां थी, कई प्रकार का एग्रीमेंट था, कई प्रकार की संधियां थी। तो अगर कोई संधि या समझौता है, उस पर भी कोई क्वेश्चन रिमार्क हो गया है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से मांग, और इस प्रकार के मामले जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर मिनिमम 5 जजों एक बेंच का गठन करे और फिर उस पर सलाह देगा। फिर से समझिएगा, यहां एक तो 143 जो है पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट से के मैटर पर, जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस पर कोई भी कंसल्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 143, ठीक है। अब मानना ना मानना राष्ट्रपति के ऊपर है।
समझौते हुए थे, संधियां हुई थी, कल उस पे भी अगर कोई क्वेश्चन मार्क उठता है, कोई क्वेश्चन मार्क उठता है, उस प्रकार के भी मामले राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के पास भेज सकता है। और इस एक बेंच का गठन करेगा, उसके बाद एडवाइस देगा। या अच्छा, अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जो ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पास पावर है, ना तो ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा ना, कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो ये पावर ना तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पास है, कनाडा के पास है। क्लियर? तो क्वेश्चन यहां से कैसे बना, एडवाइजरी गिवन बाय विच कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके, तो कहां से क्वालिटी के में 150, अगर यही क्वेश्चन आ जाए, डिस्कस द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार की चर्चा कीजिए। 150 वर्ड में आ जाए, कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे, को कैसे लिखोगे? हम्म? सिंपल से क्वेश्चन आया है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है 143, पहला क्वेश्चन आएगा कि एडवाइजरी जुडिक्शन, सही बनाना होगा सही लिखेगा, गलत बनाना होगा तो 145 लिख देगा, सर 145 पे कंफ्यूज करता है, सही लिखना होगा तो लिखेगा आर्टिकल 143 इज द एडवाइजरी जुडिक्शन। दूसरा लिखेगा, दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिखे किसी भी मामले में, एनी मैटर, देखिए गलत, एनी मैटर, किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस, एडवाइस टू एनी मैटर, तो एनी मैटर गलत हो जाएगा भैया, स्पष्ट लिखा, क्लियर? तीसरा होगा कि दीज प्रोविजन ऑफ द एक टू द
हो जाएगा ना। तो अब इसको आप कर सकते हो ना, इससे बात। कैसे पूछिएगा, देखिए मैं दिखाता हूं कैसे लिखना है। डिस्कस द सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार की चर्चा कीजिए। देखिए इसको सब लोग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखने के तीन तरीके होते हैं। कोई भी क्वेश्चन चाहे 150 वर्ड में पूछ रहा, 200 जाती है, ठीक है, जिसमें जरूरत होती है। क्योंकि अगर वहां पे लिख सकते हो कोई दिक्कत, लेकिन कमेंट पूछेगा तो पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले की बात है, देखिए भूमिका में क्या लिखो। देखो तीन स्टेट भूमिका होती है। जनरली तो भूमिका में क्या लिखोगे? नहीं, स्टार्टिंग कैसे करो? सबसे पहले आप लिखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। क्या लिखेंगे? एपेक्स और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनु बस इतना इंट्रो। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे एपेक्स कोर्ट अनुच्छेद 1 इसके पास परामर्शी क्षेत्राधिकार। ये हो गया। अब क्वेश्चन की मांग है, तो चर्चा में भी जो बताया है वही चीज लिख सकते हो कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो देगा, लेकिन राष्ट्रपति उसको और नहीं भी वही चीज लिख सकते हो। और फिर आ गया निष्कर्ष पे।
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के पास जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण का रखिएगा। एग्जाम्पल कोई अगर याद है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोर कर दिया था तो उसको लिख सकते हो। और दूसरा, जब भी आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लिख तो अनुच्छेद अगर लिखते हो तो आपके क्वेश्चन का वेटेज बढ़, हाँ, गलत अनुच्छेद लिख दिया, अगर आपको अनुच्छेद आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया है तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हमें मूर्ख बनाने की कोशिश। एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने पीजी किया है, तो उसमें एक होता है एनपी, नवीन लोक प्रशासन, और एनपीएम को बोलते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो पीसीएस के सिलेबस में है और ये यूपीएससी के सिलेबस, ये भी ये पीसीएस में नहीं है। तो थोड़ा सा एग्जामिनर ने गलत बना दिया, उसको आइडिया नहीं था। पीसीएस में उसने एनपीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एनपीएम के बारे में क्या पूछा था, डिस्कस द रोल ऑफ एनपीएम। और जो बच्चे थे वो नहीं समझ पाए तो मेरे कि उनको इतने बेकार नंबर दिए और कि क्या लिखा तुमने, तो बच्चे करेंगे तो ये होता है ना। तो ये चीजें क्लियर, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, हो गया, तो ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखिएगा, पहले इन तीन को लिखना हो, सर्वोच्च एक अभिलेख न्याय के रूप में एक अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सुप्रीम कोर्ट के दो रोल क्या होता है समझिएगा। सुप्रीम डिसीजन दिया गया, कोई भी निर्णय
ऑर्डर जो दिया जाता है, कोई निर्णय हुआ, कोई भी डिसीजन हुआ सुप्रीम कोर्ट जो, तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई डिसीजन देता, कोई कर रहे हैं, लागू किया, अगर समझिए इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर वही न्यायपालिका उस पर भी निर्णय दे देगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई निर्णय दिया, जैसे आपने शिक्षा, जो उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई, अगर शिक्षा मित्रों के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास गए, कोई सर्विस मैटर का डिसीजन था, सजेशन तो दे हाँ देखो सबकी लिमिट तय है, जैसे एक अपने सबॉर्डिनेट को दोगे ना, तो इन फॉर्मेलिटीज को सजेशन दे सकते हो, यार इस मामले में हमने ये, तो ऑफिशियली तो कोई हाई कोर्ट दूसरे, तो एक तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट के कोई भी डिसीजन होंगे सर्विस मैटर में हो, तो उसके आधार पर जो उसके आदेश देता है, कोई नहीं मानता, तो बोलते हैं कंटेम्प्ट। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश या उसके निर्णय
को नहीं मानता है तो उसको अवमानना किया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको दंडित, के पास बहुत बड़ी पावर है। ये भारत के और ये हमारे यहाँ हाई कोर्ट के पास बहुत बड़ी पावर। हाँ, दोनों मामले में हो गया। किसी भी मामले, चाहे सिविल मामले में या किसी क्रिमिनल मामले में आदेश दिया, और कहा कि शिक्षा मित्रों को आप इस प्रकार से समायोजन कीजिए। नहीं कर रही है। अब वो शिक्षा मित्र फिर कोर्ट गए कि सर जो आपने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट राज्य के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश देगा या जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं, में तो बस ऐसे सर के खड़े रहते। इतनी पावर है कि वही कहे इनको, बहुत बड़ी पावर। अच्छा, दूसरी चीज है, और आपका कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेश हुई, सीएम साहब नहीं गए, दोबारा फिर गए, फिर नहीं गए, अब वो जा ही नहीं रहे। राज्य के डीजीपी जो सबसे बड़ा, इतनी बड़ी पावर, नहीं जाए तो फिर नहीं जाएगी तो उसके लिए फोर्स है, पुलिस है। सर मीटिंग हो क्या? नहीं तो कंटेंट ऑफ कोर्ट की अवमानना होगी, इसके लिए उसको दंड, उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में साइंस टीचर की भर्ती हुई थी और प्रत्येक जिले उसे हम जियो के नाम से जानते हैं, उसमें सारी रूल एंड रेगुलेशन होता है। तो कई तो अगर कुछ गड़बड़ी हो तो सारी जिम्मेदारी तो उनका जो जियो था उसमें क्लियर नहीं, इसलिए बीएसए को प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर इनको बाद में कुछ गड़बड़ी हो गई तो सारी हमारी, तो उनको जो है बीएसए जो है
जो है बीएसए ने कोई इंटीमेट नहीं किया, अपने उच्च अधिकारियों को लिखा, लेकिन उच्च तो जिस दिन बीएसए साहब को जाना था, उससे पहले जितने सबको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, और कर लिया कि थोड़ा जियो समझने में हमारे लिए स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, इसलिए अब हो चुका है। हमने इनको नाइन के अंतर्गत कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के जानबूझ के उसके आदेशों का पालन है, इग्नोर करता है, तो उसके लिए उसे दंडित, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी ये पावर दी। ये हो गई। सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विलोकन जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो आदेश दिया उसको हाँ, या कोई ऑर्डर दिया, अगर किसी भी मामले में कोई भी ऑर्डर देता है, कोई डिसीजन को पुनः पुनर्विलोकन का मतलब है, लेकिन वही बेंच देगी, समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में गया है, और सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जजों की बेंच ने उस मामले, अब उस पर कोई आदेश या निर्णय, लेकिन कल उसी मामले में आ गई, तो अब आपका वकील जो है उस न्यू फैक्ट के, उस निर्णय को लेकिन सुनेगा, फिर तो पहले के द्वारा दिए गए निर्णय को पलट भी
मतलब क्या है, रिव्यू कब तभी करेगा नया फैक्ट आपने कोर्ट को दिखाने की कोशिश किया। गार्ड कहा कि ये जानकारी नई है जो पहले हमारे पास नहीं थी, अब ये जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट को लगता तो वही जज सुनेगा और पहले के द्वारा दिए गए निर्णय को चेंज भी, तो रिव्यू जुडिक्शन के अंतर्गत। हाँ, अगर 3 लोगों ने दिया तो 3, दूसरी बेंच नहीं सुनेगी, वही सेम बेंच वही चैलेंज कर। हमारा ये कोई मामला है, ठीक है। तो उस मामले में हार गए, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, भैया अपील तो वही किया है। गलत का मतलब क्या है, गलत नहीं हो सकता। तो इसका नहीं, इसका मतलब होता है 137 सुप्रीम कोर्ट के पास क्षेत्राधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए किसी चेंज करके उससे अलग डिसीजन दे सकता है, लेकिन आप उसको 7 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। सर इसमें कोई भी फर्दर तो भी नई चीज आ जाए तो उसमें सरकार उसको चैलेंज कर सकती। अब सरकार तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाया, जब नए फैक्ट आए, कोर्ट के समझ कुछ नए फैक्ट रखे गए और वही बेंच है जुडिशियल रिव्यू।
संविधान जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? हमारे जुडिशियल रिव्यू का 32 में यही लिखा हुआ है। किस अनुच्छेद में है? जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, इसका जो तात्पर्य है, मीनिंग है, इसका जो अर्थ की अगर हम बात करें, इसका जो अर्थ है वो हमारा हमारा संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा की। इसका जो सुप्रीम कोर्ट को जो संविधान की, भाई हमारे यहाँ नो पर्सन एबव द रूल ऑफ लॉ, कानून से ऊपर कोई। रिव्यू का पावर है, इसका तात्पर्य संविधान की सर्वोच्चता को सीधा जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान सीधा कोई अनुच्छेद नहीं, लेकिन कई ऐसे अनुच्छेद हैं संविधान के। संविधान के कई ऐसे अनुच्छेद हैं, संविधान के कई अनुच्छेद हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32, आर्टिकल 100, आर्टिकल 136। मतलब है जुडिशियल है जिसका उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। जैसे अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कानून को डिफाइन किया गया है। कोई भी कानून कोई संसद अगर बनाती है या कोई राज्य लेजिस्लेचर बनाता है, इनकंसिस्टेंट है, उससे अवैध है या उनको कम करते हैं, यही तो लिखा हुआ है अनुच्छेद
सभी कानून जो किसी भी फंडामेंटल राइट को वह उनको छीनते हैं तो निश्चित रूप से वो शून्य है उस सीमा तक, जिस सीमा तक ऐसा काम करे। और हमारी सुप्रीम कोर्ट 32 कि जो जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट के पास बस किसी एक अनुच्छेद में नहीं है। या जो हमारी केंद्रीय गवर्नमेंट कोई आदेश जारी करती है, ऑर्डर जारी करती है, या और वो कानून हमारे संविधान वायलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करता है या हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ, तो उसको क्या किया जा सकता है? और न्यायपालिका उस कानून को न्यायपालिका रद्द आदेश जारी करती है या इस कोई कानून बनाती है, आदेश जारी, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर रहा है, संविधान के खिलाफ है, या तो उस कानून को क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट अभी इलेक्टोरल बॉन्ड देखा होगा, CAA लागू हो गया, तो EWS थे, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया था। चाहे यूनियन गवर्नमेंट बनाए या फंडामेंटल राइट के खिलाफ, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट को मैंने बताया था कि अभी मैं आ रहा हूं, अभी समझ, तो ये इसका अर्थ तो ये हो गया, ठीक है। सर अगर संसद द्वारा तो कोई इसके अंतर्गत क्या हो, जो कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, कानूनों की जो संवैधानिकता है, संविधानिकता है, सही है कि शेड्यूल 9 में है सर, उसमें सर उसकी नहीं कुछ भी छोड़ूंगा संसद ने कोई कानून बनाया, सुनिए,
और संसद ने कानून लागू कर, अभी नहीं लागू हुआ तभी स्टे कर सकती। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी सीए लागू हो गया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कि कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर चैलेंज किया गया। इस सब चीजों को ध्यान रखो, यही चीजें एग्जाम्पल में आपको लिखनी पेपर में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको मिस कर, लेकिन उसने स्टे देने से इनकार को चुनौती दी गई थी। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही और इसके अंतर्गत दो आधार तय करता है, एक तो फंडामेंटल राइट का भी प्रोटेक्शन और दूसरा क्या प्रोटेक्शन करता है, अभी मेरे दिमाग में आप ऑटोमेटिक फेडरल स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करती है, फंडामेंटल राइट को भी स्ट्रेंथ करने का काम। इसका मतलब क्या हुआ, भारतीय संविधान जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर पे आधारित कि नहीं है। केंद्र कहां कानून बनाएगा, राज्य कहां। कल को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो सुप्रीम कोर्ट ही तो तय करेगा। संविधान के जो दो बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल सिस्टम और फंडामेंटल राइट, इसके द्वारा ये जा रहे कि नहीं। सरकार किसी राज्य सरकार के बीच किसी केंद्र कहे मेरे क्षेत्र में और उसमें संविधान के एक्सप्लेन का प्रश्न ही तो अच्छा। अब देखिए यहां पे समझिएगा, सरकार के तीन, एक होता है लेजिस्लेटिव, भारत में विधायिका को पार्लियामेंट बोलते हैं। दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, और एक होती है तो इसके अंग बनने वाली, ये स्थायी होती है, ये एग्जाम के द्वारा बनती है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है ये लोग इनको सलाह देते हैं। और ये अच्छा, अब देखिए हमारे भारत में संसद के दो काम, टू रोल ऑफ द पार्लियामेंट। पहला काम है बच्चों कानून, कोई कानून बनाना और उसमें अमेंड,
जब संसद बैठती है, दो काम, कार्यपालिका देना और देखना कि दोनों उसी समय इन अब समझिएगा कैसे हुई। पार्ट फोर्थ, फंडामेंटल राइट क्या है, संविधान ने हमें ये- और ये क्या कहते हैं कि राज्य ऐसा कोई या ऐसा कोई भी कानून या उसको कम क्यों, जब राज्य बढ़ता हर प्रकार की सेवा समानता की बात करें। हाँ, तो जब जमींदारी कानून जमीन अच्छा उसमें राइट टू प्रॉपर्टी का हमारा फंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम इनकी प्रॉपर्टी ले ली। और बेल्जियम स्टेट कैसे हो सकता था भाई, हॉस्पिटल कैसे बनेगा, स्कूल कैसे, कोई भी कानून बनाकर इसमें रख देती है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट उस कानून का और उस लॉ को 9 शेड्यूल एंड रिफॉर्म कानून सरकार
कानून बनाकर 9 शेड्यूल में रख हाँ, संसद से अगर राज्य इसमें लैंड रिफॉर्म कई कानून, तो जहां पर कोर्ट देखती, जहां पर ये उस पर चुनौती हो जाएगी तो फौरन, तो इससे क्या हुआ कि ये पार्लियामेंट पावर होती जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की पावर कम होती जा रही। अब देखिएगा, समझिएगा अब क्या हुआ वर्तमान में सिनेरियो क्या है। देखिए क्या हुआ, 11 जनवरी 2000 11 जनवरी 2007 11 जनवरी 2007 में शेड्यूल को चुनौती दी गई। इससे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने 9 शेड्यूल पर सुनवाई करने के लिए समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका वाई बी सबरवाल साहब जो थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंविधान। और वाई के सबरवाल ने डिसीजन की जो 9 शेड्यूल है इसकी भी न्यायिक समीक्षा कहा कि 24 अप्रैल को संविधान का आधारभूत ढांचा आया था। कोई भी कानून जो बनाकर to the 9 judges ऑफिस अप्रैल 1973 का जो है वो भी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में कौन सा केस था, ये केशवानंद के केस में कौन सी बेंच थी, वाईबी एक दो पॉइंट यहां से रह गए क्योंकि हम जब पीआईएल पढ़ाएंगे ना, पीआईएल का नाम सुना होगा, ये समझ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फिर हाँ, अब क्या था हम पढ़ाए तो देखिए, वो भी
भी हमारे जुडिशियल रिव्यू के दायरे में तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर केवल भारत और अमेरिकी जुडिशियल सिस्टम पाया जाता और किसी भी देश में प्रोविजन ऑफ जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन दीज प्रोविजन ओनली द जो न्याय पुनर्विलोकन का प्रावधान है, न्यायिक समीक्षा का और अमेरिका की पाया जाता है। क्लियर क्लियर। और जुडिशियल रिव्यू का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है आई, सबसे बेहतर एग्जाम्पल है क्या। क्लियर। इस पे हम सर ये वही सेपरेशन ऑफ separation of power is the big भाई अमेरिका में अलग होता है, वो आगे पढ़ा देंगे वहां पे नंबर। फिर आज एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा। एक टेस्ट होगा भी नहीं, बस ये हो गया।